प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। सन 1857 की क्रांति, जिसे हम पहली जंग ए आजादी के नाम से जानते हैं, यह मात्र एक सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि प्लासी की लड़ाई 1757 के बाद ठीक 100 साल के भीषण संगठित शोषण और भारतीय जनता के सदियों पुराने धैर्य की सीमा टूटने का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ राजनीतिक सत्ता ही नहीं हथियाई, बल्कि उसने हमारे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की नींव को भी योजनाबद्ध तरीके से नष्ट करना शुरू कर दिया था। असंतोष के मूलभूत कारण: आर्थिक शोषण और कृषि संकट। सबसे पहले अंग्रेजों की दमनकारी भू राजस्व नीतियां, जैसे स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, ने भारतीय कृषि प्रणाली को तहस नहस कर दिया। इन नीतियों ने किसानों को भूमिहीन मजदूर बना दिया और सूदखोरों तथा जमींदारों के चंगुल में फंसा दिया। अत्यधिक कर भार के कारण किसानों की पैतृक भूमि छीन ली गई और अकाल पड़ने पर भी उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। दूसरे, कंपनी ने हमारे पारंपरिक उद्योगों और हस्तकला को ध्वस्त कर दिया। इंग्लैंड से आया मशीन निर्मित सस्ता माल हमारे कारीगरों और दस्तकारों के हाथ से बने उत्पादों को बाजार में टिकने नहीं दे सका। इसने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया, खासकर बंगाल और उत्तर प्रदेश के बुनकरों को, जिनका गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ एक भयानक आर्थिक आक्रोश बन गया। राजनीतिक और प्रशासनिक रोष। तीसरे, कंपनी ने हमारी देशी रियासतों को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के तहत बेरहमी से हड़पा। सतारा, नागपुर, झांसी और उदयपुर जैसे राज्यों को उत्तराधिकार के बहाने छीन लिया गया। इतना ही नहीं, अवध जैसे समृद्ध और वफादार राज्य को कुशासन का झूठा आरोप लगाकर जब्त कर लिया गया, जिसने सभी राजाओं, नवाबों और उनके सैनिकों में असुरक्षा और आक्रोश की भावना भर दी। कंपनी ने पेशवा नाना साहेब की पेंशन भी बंद कर दी, जिसने उन्हें क्रांति का सबसे बड़ा समर्थक बना दिया। चौथे, कंपनी के प्रशासनिक सुधारों ने भी भारतीयों को नाराज किया। अंग्रेजी भाषा को न्यायालयों की भाषा बनाना और सरकारी नौकरियों में भेदभाव करना, जिससे भारतीय उच्च पदों से वंचित हो गए। न्याय व्यवस्था भी महंगी और जटिल थी, जो केवल अंग्रेजों के हितों की रक्षा करती थी। धार्मिक हस्तक्षेप और तात्कालिक चिंगारी। पांचवां और सबसे भयंकर कारण, कंपनी द्वारा हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में किया गया हस्तक्षेप था। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रचार और रेलवे तथा जेलों में जाति भेद को नजरअंदाज करने की नीतियां ने रूढ़िवादी हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में यह गहरा डर पैदा कर दिया कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। लेकिन इस असंतोष की आग में तात्कालिक विस्फोटक का काम किया उस नए एनफील्ड राइफल के कारतूस ने, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का ग्रीस लगा होता था और जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के सैनिकों को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। भारतीय सैनिकों ने इसे अपने धर्म पर सीधा और अक्षम्य हमला मानते हुए ऐसा करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। उनके संगठित विरोध ने शीघ्र ही एक विशाल क्रांति का रूप ले लिया। क्रांति का आगाज और प्रमुख केंद्र। सर्वप्रथम मंगल पांडे नामक वीर सिपाही ने बैरकपुर छावनी, बंगाल में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हुए 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और उनकी शहादत ने इस संघर्ष की पहली बलि के रूप में समूचे उत्तर भारत के सैनिकों में बलिदान की भावना भर दी। और फिर 10 मई 1857 का दिन हमारे इतिहास में क्रांति के उदय का ऐतिहासिक दिन बन गया। इसी दिन मेरठ छावनी में सैनिकों ने अपने अधिकारियों के आदेशों को ठुकराते हुए खुली बगावत कर दी। उन्होंने अपने साथी सैनिकों को जेल से मुक्त कराया और मारो फिरंगी को का नारा लगाते हुए पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली पर कब्जा होते ही बूढ़े बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जिसने क्रांति को राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक वैधता प्रदान की। क्रांतिकारी यह सिद्ध करना चाहते थे कि वे सिर्फ विद्रोह नहीं कर रहे, बल्कि मुगल सत्ता के तहत भारतीय शासन को पुनः स्थापित कर रहे हैं। ये बगावत जल्द ही लखनऊ, कानपुर, झांसी, रुहेलखंड, बिहार और हरियाणा जैसे प्रमुख केंद्रों तक फैल गई, जहां किसान, जमींदार, कारीगर और धर्मगुरु सब एकजुट होकर लड़े। ये क्रांति जन असंतोष का सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रीय प्रकटीकरण थी। महानायकों का नेतृत्व, शौर्य और रणनीति की गाथा। इस महासंग्राम को हमारे कई महान नेताओं ने नेतृत्व दिया, जिसने इसे वास्तव में एक राष्ट्रीय संघर्ष बना दिया। कानपुर और तांत्या टोपे का गुरिल्ला युद्ध। कानपुर में मराठा पेशवा नाना साहेब ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों को घेरा और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। उनके वीर सिपहसालार तांत्या टोपे, मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शैली का अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने मध्य भारत और राजपूताना में अंग्रेजों को लंबे समय तक छकाया और उनकी रणनीति ने अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य अद्वितीय और प्रेरणादायक था।
डलहौजी की हड़प नीति के विरुद्ध मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने अपने दत्तक पुत्र के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। वो घोड़े पर सवार होकर लड़ी और अंग्रेज जनरल ह्यू ग्रोज ने भी उनकी वीरता को स्वीकार किया। उनकी शहादत ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर वीरांगना बना दिया। लखनऊ और बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया। अवध की जनता, जमींदारों और सैनिकों ने उनका साथ दिया और उनके नेतृत्व में लखनऊ की घेराबंदी अत्यंत कठिन रही, जहां अंग्रेज अधिकारी सर हेनरी लॉरेंस मारे गए। बिहार के बाबू कुंवर सिंह का असाधारण साहस। बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। उनका नेतृत्व, रणनीति और साहस ऐसा था कि उन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। उन्होंने अपने हाथ में लगी गोली से बचने के लिए अपनी घायल बांह को स्वयं काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। उनका बलिदान पूरे बिहार के लिए राष्ट्रीय गौरव बन गया। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला। अवध क्षेत्र में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का आह्वान किया। उनकी धार्मिक अपील और संगठनात्मक क्षमता ने फैजाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों और किसानों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। हरियाणा के शौर्य की दास्तान, राष्ट्रीय संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र। इस महासंग्राम में हरियाणा का योगदान भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये क्रांति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र बन गया था। अंबाला छावनी में क्रांति की तैयारी 10 मई को मेरठ में होने से भी पहले हो चुकी थी। यद्यपि श्याम सिंह नामक एक सैनिक की गद्दारी के कारण ये योजना विफल हो गई। दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी के अहिरवाल के प्रमुख राजा राव तुलाराम ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान और भट्टू के मोहम्मद आजिम जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर नारनौल के पास नसीबपुर में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया, जहां राव तुलाराम की सेना ने अंग्रेजी सेनापति कैप्टन गेरार्ड को भी मार गिराया था। राव तुलाराम बाद में भारत से बाहर चले गए ताकि ईरान और रूस से मदद हासिल की जा सके। बल्लभगढ़ के शेर राजा नाहर सिंह और झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान को क्रांतिकारियों का साथ देने के जुर्म में दिल्ली के चांदनी चौक और लाल किले में सरेआम फांसी दी गई। रोहतक के खरखोदा, हांसी के जैन व्यापारी लाला हुकमचंद, सिरसा के ओड़ान और पानीपत के बला जैसे अनेक स्थानों पर हजारों स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। गुड़गांव और मेवात क्षेत्र में सदरुद्दीन के नेतृत्व में हजारों मेवाती बहादुरों ने इस जंग में अपनी जान दी। ये क्रांति हिंदू मुस्लिम एकता का एक महान प्रतीक बनी। संघर्ष की विफलता और क्रूर दमन की कहानी। किंतु यह महासंग्राम दुर्भाग्यवश लगभग 1 साल तक ही चल सका। इसकी विफलता के मुख्य कारण थे केंद्रीय नेतृत्व और संचार का अभाव। क्रांति में कोई एक सर्वमान्य राष्ट्रीय नेता नहीं था, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष असंगठित रहा। आधुनिक हथियारों और तकनीक की कमी। क्रांतिकारी पुराने हथियारों पर निर्भर थे, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक एनफील्ड राइफल, बेहतर तोपखाने और तार, टेलीग्राफ जैसी संचार तकनीक थी। विद्रोह का सीमित स्वरूप और समर्थन। यह विद्रोह मुख्यतः उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। बंबई, मद्रास और पंजाब के बड़े हिस्से शांत रहे और हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर के सिंधिया तथा पंजाब के कई राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे उन्हें रसद और सैन्य मदद मिलती रही। इन कमियों का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी और क्रांति का दमन करने के लिए अभूतपूर्व क्रूरता अपनाई। असंख्य क्रांतिकारियों और देशभक्तों को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। राजा नाहर सिंह जैसे नेताओं को फांसी देकर जनता में दहशत फैलाई गई। दहशत फैलाने के लिए देशभक्तों के गांवों को जलाकर राख कर दिया गया और उनकी जमीन जायदादें जब्त कर ली गई। ये दमन इतना भयानक था कि अकेले हरियाणा में ही लगभग 14,000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा औपचारिक रूप से शांति की घोषणा हुई और इस तरह पहला महान संघर्ष समाप्त हो गया। दूरगामी परिणाम और राष्ट्रीय विरासत। ये संघर्ष तुरंत स्वतंत्रता नहीं ला सका, लेकिन ये भारत के इतिहास में विफल बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि यह एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत था। इसके अटूट और ऐतिहासिक परिणाम निकले। कंपनी शासन का अंत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पुराना शोषणकारी शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन, ताज के हाथों में चला गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, नियुक्त किया गया। सैन्य पुनर्गठन। ब्रिटिश सरकार ने सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और उन्होंने बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति को आधिकारिक रूप से अपना लिया, जिससे भविष्य में सांप्रदायिक विभाजन को बल मिला। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये लड़ाई भारत की आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर साबित हुई। इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरणा का अटूट स्रोत का काम किया। 1857 ने सिद्ध कर दिया कि अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है। इसने एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया,
जिसने भविष्य में गांधी और नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये दास्तान हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी की नींव हमारे उन वीर शहीदों के लहू से रखी गई है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र की चेतना को जगाया। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हमें उनके शौर्य को हमेशा याद रखना है। जय हिंद।